प्यारे साथियों नमस्कार, मैं एडवडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है जिस टॉपिक पे या जिसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए खास करके कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जितनी चीजें बताई जाएगी उससे पेपर में एक क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए सभी साथी शुरुआत से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने रहना, ताकि जितनी भी चीजें इसमें बताई जाए सब कुछ आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आए। हम बात करने वाले हैं मेरे भाई कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, और इसके प्रश्नावली 1.3 के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जो बहुत ही खास होने वाला है। और पेपर में इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आपका निश्चित है पूछेगा ही पूछेगा, चाहे उदाहरण पूछ ले, चाहे प्रश्नावली के सवाल पूछ ले, चाहे लॉन्ग में पूछ ले, चाहे शॉर्ट में पूछ ले, लेकिन पूछेगा पूछेगा। तो इसलिए इस वाले वीडियो को सभी ने अपने सभी साथियों में जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको सवाल लगाने की पकड़ और सवाल लगाने का तरीका समझ में आ जाए कि कैसे सवाल को लगाना है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्नावली 1.3 में किस वैरायटी के सवाल आने वाले हैं और उसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए, पहली बात तो ये मैं बात करूं कि प्रश्नावली 1.3 ये एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें हमें अधिकांश सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लिखने वाले सवाल इसमें ज्यादातर मिलेंगे, इसलिए प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा इस वीडियो को, या देखना पड़ेगा इस वीडियो को, तब जाकर के आपको सवालों को लगाने का और सवालों को समझने की पकड़ आप बना पाएंगे। ठीक है? तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो जो आपके सवाल में काम आने वाली चीजें हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं कि आखिर क्या है ये चीजें। देखिए, मैंने यहां पर एक प्रमेय 1.3 लिखा है और यहां पर एक प्रमेय 1.4 है। दो प्रमेय स्पेशली, खास करके प्रमेय 1.3 ये बस हमें केवल समझना है, और प्रमेय 1.4 ये आपके एक क्वेश्चन के रूप में दे रखा है ना? ये दे रखा है, इसका हम लोग उत्पत्ति भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। लेकिन इस प्रमेय 1.4 को समझने के लिए या इसको सवालों को हल करने के लिए प्रमेय 1.3 को जानना बड़ा जरूरी है कि ये कहता क्या है। ठीक है ना? इसलिए प्रमेय 1.3 को पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है प्रमेय 1.3। देखिए, ये कह रहा है क्या कि मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है, मतलब m जो है आपकी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो स्वयं से और एक से कटे, इसके अलावा किसी और से न कटे, तो उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यम एक अभाज्य संख्या है यदि, यही से देखिए ध्यान से, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यदि m पी स्क्वायर को, ये पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर ध्यान रखना, चूंकि मैं बता दे रहा हूं कि ये पी स्क्वायर है, यदि m पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो यम पी को विभाजित करेगा। ये मोटी मोटी बात है, जहां p एक धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा बोलना चाहता है। मतलब ये कहना चाहता है ये कि अगर जो आपका ये p स्क्वायर को m विभाजित कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलेगा कि p को भी कौन विभाजित करेगा? m विभाजित करेगा। अगर m p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, काट रहा है, तो यही m इसके बिना स्क्वायर वाले को भी काटेगा। इसको मैं ऐसे समझाऊं कि अगर मैं बात करूं कि जो 15 का स्क्वायर है, जैसे मान लिया जाए कि 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर अगर 5 से कटे रहा है, 5 से कट रहा है, तो ये सीधे सीधे कहने का मतलब ये कि 15 भी आपका ये 5 से कटने वाला है। ये पूरी बात ये प्रमेय कहना चाहता है। अगर 5 इस 15 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यही 5 15 को भी विभाजित करेगा, ये प्रमेय का मतलब है। जैसे एक और समझो, अगर मैंने कहा कि 6 का स्क्वायर है और ये 3 से कट रहा है, तो सीधे सीधे ये कहा जाए कि 6 भी आपका 3 से कटेगा। ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि भैया अगर 6 का स्क्वायर 3 से कट रहा है या 3 6 स्क्वायर को काट रहा है, तो यही 3 6 को भी काटेगा। ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि इस लॉजिक का प्रयोग हमें इस प्रमेय 1.4 को हल करने में यूज करना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए देखिए, आई थिंक ये प्रमेय 1.4 समझ में आ गया होगा। इसका मैंने यहां पर छोटा सा एक रूप ले लिया है, समझा दिया आप लोगों को कि प्रमेय 1.3 कहना क्या चाहता है। अब हमें पूरा का पूरा ध्यान 1.4 पे देना है कि 1.4 हमारा क्या है।
और कैसे सवालों को लगाना है, ठीक है ना। तो हम लोग प्रमेय 1.4 को देखते हैं कि प्रमेय 1.4 हमारा कैसे लगेगा। तब तक मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं। तो साथियों, हमने प्रमेय 1.4 देखना है और प्रमेय 1.4 को सिद्ध करने के लिए या इसको समझने के लिए एक बात थोड़ा शुरू में ध्यान दीजिए। प्रमेय 1.4 कहता क्या है कि कड़ी में दो एक अप्रमेय संख्या है। मतलब हमें यह साबित करना है कि कड़ी में दो एक अप्रमेय संख्या, ये साबित हमें करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रिवर्स या उल्टा मान के चलना पड़ेगा कि कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है और उसके बाद कुछ नियम लगा लगा करके लिख लिख के फिर बाद में हम देखेंगे कि अरे भाई जो हमने माना है परिमेय संख्या ये तो गलत हो गया। और जब गलत हो गया तो इसका मतलब एक विरोधाभास हो गया, और विरोधाभास हो गया तो कड़ी में दो जो हमने माना था परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या बन जाएगी। यही थोड़ा ध्यान देना है कि हमें दिखाना है कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हम इसको मान के चलेंगे कि माना कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। जब तक इसको ऐसे मान के नहीं चलेंगे, लिख लिख के हल नहीं करेंगे, तब तक हमें चीज समझ नहीं आएगी। हमें ये शुरुआत में मान चलना है कि माना कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, उसके बाद जो नियम लगाना है लगा लगा करके हम लोग एक विरोधाभास दिखाएंगे जो ये साबित करेगा कि हमने जो माना है ये गलत है। उसके बाद ये कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए, पहले तो ये मैं मान लूं कि माना कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। देखिए, ये मान लिया जाए कि माना कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एकदम ध्यान दीजिएगा हर एक बात को, हर एक शब्द को, तभी आप लोग चीजों को पकड़ पाएंगे। चलिए, ये मैंने मान लिया कि माना कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, ये मैंने मान लिया। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है इसे हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये कि जब हमने कड़ी में दो को एक परिमेय संख्या माना तो इस कड़ी में दो को हम लिख सकते हैं क्या कि कड़ी में दो बराबर P बटा Q। क्यों? क्योंकि P बटा Q के रूप की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या कड़ी में दो हमने मान लिया है, तो इसलिए कड़ी में दो बराबर हमने लिख दिया P बटा Q। इसलिए लिख लीजिएगा, यहां पर सिंबल लगा लीजिएगा कि कड़ी में दो बराबर में कह दिया P बटा Q। जहां पर आप ये जानते हैं कि जो Q होता है ये शून्य के बराबर नहीं होता, और साथ ही साथ P और Q, जो P और Q होंगे, P और Q ये सहअभाज्य, ध्यान दीजिए जरा, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं मैंने यहां पर क्यों लिया? देखिए, सहअभाज्य संख्याओं का क्या मतलब होता है, जैसे समझिए, जैसे P और Q सहअभाज्य संख्या है तो इसका एक्चुअली में मतलब क्या निकलेगा। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि अगर हमारे पास 5 है और 4 है, अगर मैं 5 को कहूंगा तो 5 को लिखेंगे 5 गुणे 1 और 4 को लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। कहने का मतलब 5 और 4 में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। और जब दो संख्याओं या जिन संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। उनको हम कहते हैं क्या? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो जिन संख्याओं में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, जैसे ये भी कह सकता हूं कि भैया 5 बटा आपका हो जाएगा 3, इस 5 और 3 में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब 5 बटा 3 एक प्रकार की सहअभाज्य संख्या बन सकती है। लेकिन क्या 8 बटे में 4 ये बनेगा? ना, क्योंकि कट सकता ये है, और जब कटेगा तो हमारा इसका आंसर सीधे 2 आएगा। कटना ही नहीं चाहिए, बटे में आपका रह गया, इसका मतलब वो परिमेय संख्या के साथ साथ एक प्रकार के सहअभाज्य संख्या है। तो मैंने कहा कि P बटा Q, जो P और Q है ये दोनों के दोनों सहअभाज्य संख्या है। P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या एक प्रकार से इसके लिए जाए कि जिन संख्याओं का HCF, ऐसे भी समझ लो कि जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उससे भी हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या।
कैसे एक होता है भाई? अब ये देखिए जरा ध्यान से, सहभाज्य संख्या है, कैसे देखिए, जैसे मैंने कहा कि 9 और ले लो और उसके बाद 8 ले लो, ये दो संख्याएं हैं। अगर मैं 9 को काटूंगा, 9 काटूंगा तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 1। 8 2 को लिखूंगा, 8 को लिखूंगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में जो उभयनिष्ठ होता है गुणनखंड उसी को लेते हैं ना। 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, लेकिन एक तो दोनों में कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब ये कि भैया 8 और 9 का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आ गया, और जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सीधे सीधे मतलब ये कह लिया जाए कि एक के अलावा, मतलब केवल एक आ सकता है और कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। इसको मैं ऐसे लिख भी दे रहा हूं थोड़ा सा, ताकि समझने में और आसान हो जाए। देखिए थोड़ा सा मैं इसको सर्किल कर रहा हूं कि सहअभाज्य संख्याएं होती क्या है एक्चुअली में। देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लिख रहा हूं, क्या कि एक के अलावा, ऐसे कह दीजिए, एक के अलावा कोई भी अब संख्या, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, तो भैया जब जो है एक के अलावा कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा तो ऐसी संख्याओं को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहेंगे। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं इसका, जैसे मान लीजिए 3 और 2, ये भी बन सकता है, सहअभाज्य संख्या है। आप 16 और 15 ले सकते हैं, इनमें भी कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए 16 और 15 सहअभाज्य संख्या है ना। तो सहअभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल बहुत ढेरों सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस बात ध्यान रखना। तो ये ध्यान देना है कि कड़ी के दो हमने p बटा q के रूप में माना, जहां पर p और q जो है आपका सहअभाज्य संख्या है, मतलब p और q के बीच में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, ये हमने देखा। चलिए अब उसके आगे हम बात करते हैं। अगर हम लोग जो है इस q का इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है, ये आएगा p बराबर, गुणा करेंगे तो आएगा अंडर रूट में 2q हो जाएगा। कड़ी को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर क्या कि दोनों पक्षों का, या ऐसे करने पर वर्ग करने पर लिख दिया जाए, वर्ग करने पर। और जब वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये आएगा, इसलिए p स्क्वायर बराबर, कड़ी का वर्ग करेंगे, कड़ी खत्म हो जाएगी तो आएगा 2 और ये जाएगा q का स्क्वायर। ये देख रहे हैं हम लोग सीधे सीधे, ऐसा हमको कुछ मिल रहा है। तो अब यहां से हम लोग देख क्या रहे हैं कि अगर हम लोग जो है यहां पर q स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 2 बटे में जा सकता है, मतलब ये आ सकता है आपके पास क्या, ये आ सकता है p स्क्वायर बटे में 2 बराबर, या इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि दिखाई नहीं देगा आपको, मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, इरेज कर दे रहा हूं भाई। तो हमने जो है p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर लिखा। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही q स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 2 आपका जाएगा बटे में, जब 2 जाएगा बटे में तो हमारे पास आएगा क्या, p स्क्वायर बटे में 2 बराबर हो गया q का स्क्वायर। इतना हमको कुछ मिला, इसको हम लोग मान ले समीकरण नंबर फर्स्ट, याद रखना क्योंकि आगे इसी के काम आने वाला है, ठीक है। देखिए अब देखिए समीकरण 1 से हमको क्या दिख रहा है कि जो 2 है ये p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना। 2 जो है ये p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो प्रमेय ये कहता है क्या कि अगर m p स्क्वायर को विभाजित करता है तो यही m उसके बिना स्क्वायर वाले को या p को विभाजित करेगा। तो यहां पर 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इस बात को मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या कि चूंकि यहां पर लिखेंगे क्या, चूंकि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, p स्क्वायर को विभाजित करता है, और जब p स्क्वायर को विभाजित करता है तो भैया ये भी सीधे सीधे लिख देंगे कि इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा, ऐसा हमने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, जब ये 2
P को B विभाजित करेगा तो हमारे पास क्या क्या आने वाला, देखिए ध्यान से थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि मैं कहां से लिख रहा हूं। एक बार हम लोग सिस्टमेटिक ये लाइन आएंगे, फिर ये, उसके बाद इधर मैं लिख रहा हूं। अब ये 2 P को विभाजित करेगा तो ये मान लिया जाए कि जैसे ही हमने P को 2 से विभाजित किया तो मैंने कहा कि मान लिया जाए कि वो आपका K1 आ गया। विभाजित कर रहा है भाई, 2 P को विभाजित कर रहा है तो 2 को P से विभाजित करने पर वो आ रहा है K1 आ रहा है। ये मैंने क्या किया, मान लिया कि ऐसा कुछ हमारे पास आ रहा है विभाजित करने पर या काटने पर, ठीक है। अब इस 2 का हम इसमें गुणा करेंगे तो P बराबर हमारे पास आएगा 2K1 आएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। समीकरण नंबर 2 मैंने नाम दे दिया, चलिए समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हमारे पास P बराबर में 2K1 आ गया। अब इस P बराबर में 2K1 का जो मान है वो उठा करके हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 1 से क्या हमको मिलेगा, ये आएगा P का मान हमारे पास 2K1 है तो आएगा 2K1 स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर और बटे में 2 बराबर हो जाएगा Q का स्क्वायर। स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4K1 का स्क्वायर बटे में 2 बराबर में आ गया Q का स्क्वायर। 2 से काटेंगे इसको तो कट जाएगा, आएगा आपके पास इट इंप्लाइज दैट 2K1 का स्क्वायर बराबर में आ गया आपके पास Q का स्क्वायर। ये मिल गया। हमारे पास इतना हिसाब किताब है अभी फिलहाल। अब एक चीज देखिए ध्यान जरा, अगर हम लोग K1 स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 2 जाएगा बटे में, तो हमारे पास ये आएगा क्या कि K1 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कितना, Q का स्क्वायर बटे में 2। इसको हम लोग देख रहे हैं यहां पर, और इस वाले चीज को हम लोग मान लें समीकरण नंबर 3। देखिए ध्यान से, इसका भी मतलब समझिए। मैंने कहा क्या कि जो Q स्क्वायर है ये 2 से कट रहा है, मतलब 2 बटे में है, तो 2 जो है Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। पर मैं फिर यूज करना पड़ेगा यहां पर भी, तो लिखा ये जाएगा कि चूंकि ऐसे 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, ऐसे लिख देता हूं मैं यहां पर, विभाजित करता है, ये लिख दिया मैंने। इसलिए ऐसे लिख देंगे, इसलिए 2 Q को भी विभाजित करेगा। इतना हमने सब हिसाब किताब लिख दिया, विभाजित करेगा। चलिए इतना हमने लिख दिया। अब ये जब 2 Q को विभाजित करेगा तो ये थोड़ा सा ये फिर वही काम किया जाए, मान लिया जाए ऐसे कुछ करके। देखिए ध्यान जरा, जब 2 Q को विभाजित करेगा, इसका मतलब Q को जब 2 विभाजित करेगा तो मान लिया जाए कि आपका वो K2 आ रहा है, ऐसा मैंने मान लिया फिर से, है ना। मैंने मान लिया कि जब 2 Q को विभाजित करेगा तो वो K2 आ रहा है विभाजित करने के बाद। तो जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आएगा कितना, Q बराबर हो जाएगा 2K2 आएगा, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 नाम दे देंगे। देखिए ध्यान, समीकरण 4। अब देखिए हमारे पास जो है समीकरण 2 को देखना है और 4 को देखना है। P बराबर में 2K1 और Q बराबर में 2K2 है हमारे पास है। मतलब ये कि समीकरण 2 से और 4 से हमारे को क्या क्या दिख रहा है, जरा देखना। हमारे पास P बराबर में था 2 गुणे K1 और Q बराबर में था हमारे पास 2 गुणे K2, ये था हमारे पास। अब देखिए P और Q में 2 आपके जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहे हैं, जबकि ये हम P और Q हमारे पास क्या था, सहअभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो एक के अलावा। तो भैया जब P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इनमें कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ होना ही नहीं चाहिए, जबकि यहां पर मैंने हल किया तो P और Q में 2 गुणनखंड उभयनिष्ठ आ गया। इसका मतलब ये कि जो ये गलत बात को साबित कर रहा है, जो हमने मान के लेते परिमेय संख्या है, ये एक एकदम उल्टा हो गया कि हमने जो माना था ऐसा किया, वो हमारी बात को गलत साबित कर रहा है। तो मैं ये लिखूंगा क्या कि समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि, ऐसे लिखा जाएगा, समीकरण 2 और 4 से
किससे? समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि P तथा Q का एक उभयनिष्ठ लिख देते हैं बढ़िया से इसको, एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिखेंगे, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड दो है, ये दो है, यहां पर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड दो है जो एक विरोधाभास को प्रकट करता है। ऐसे लिखेंगे जो एक विरोधाभास को प्रकट करता है। चलिए ये हो गया। अतः हमारा माना हुआ, जो हमने मान चला था भाई वो तो विरोधाभास हो गया, तो हमने जो माना था वो गलत हो गया। अतः हमारा माना हुआ गलत है। माना हुआ क्या मेरे भाई? गलत है। अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही आपको करना है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इतना करना था आपको। सिस्टमेटिक तरीके से एकदम पूरा हल करेंगे तो आपको एकदम क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो निश्चित है पूछेंगे, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन, और यही सही क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 1.3 में पूछने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और इसकी लैंग्वेज की पकड़ आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी के बाद मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, जैसे यहां पर कड़ी में 2 था तो कड़ी में 3 भी आ सकता है, कड़ी में 5 भी आ सकता है, कड़ी में 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, ढेरों सारी संख्या आ सकती है, और कह देगा कि उनको दिखाइए कि वह एक अपरिमेय संख्या है ना। एक बात और, ये तो केवल प्योरली थे। अगर मान लिया जाए, ऐसे भी आ जाए कि कड़ी में 2 के साथ 3 को जोड़ दिया जाए, या कड़ी में 2 के साथ 3 का गुणा कर दिया जाए, या कड़ी में 2 के साथ 3 से भाग कर दिया जाए, 3 की जगह कुछ भी आ सकता है। तो कभी जोड़ के आ सकता है, कभी घटा करके, कभी गुणा करके, कभी भाग करके। ये जो सवाल आपके देखेंगे ना, ये मिक्स वाले सवाल है, ये मिश्रण वाले सवाल है। तो मिश्रण वाले सवाल जो होंगे आपके वो थोड़ा इजी होंगे, लेकिन अगर केवल आपके जो है कड़ी में 2 अकेला आ गया तो थोड़ा सा लेंदी बनेगा, इस तरह से करना पड़ेगा। इसलिए मिश्रण वाले सवाल पे उतना घबराने की जरूरत नहीं है जितना हमें इस वाले सवाल पे फोकस करने की जरूरत है, इसी पे ध्यान देना। बाकी ये तो आपको तरीका पकड़ना केवल है, अगर ये पकड़ में आ गया तो ये तो मेरे ख्याल से इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए जो केवल सिंगल वाले सवाल हैं, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, ये सब आ गया, तो आप लोगों को ये पूरा पैटर्न फॉलो करके एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा, तब जाके क्लियर हो पाएगी बातें, ठीक है मेरे भाई बच्चों। तो मिटाता हूं और देखते हैं कि इसके बाद उदाहरण हमारा कहता क्या है, ठीक, मिटाता हूं इसको। तो प्यारे भाइयों, अभी हमने जो है एक प्रमेय 1.4 देखा जो बिल्कुल क्वेश्चन की तरह था। अब हमारे सामने शुरुआत है एग्जाम्पल नंबर 9 से, उदाहरण नंबर 9 से। और उदाहरण नंबर 9 कहता क्या है? ये कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। वहां पर कड़ी में 2 था, ठीक है ना। अब हमारे पास है कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को हमें अब साबित करना है, सिद्ध करना है। तो इसका हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालें? सेम वही पैटर्न जो अभी जस्ट इसके पहले बताया था, उसी पैटर्न को फॉलो करना है, लिख लिख करके, और जहां पर 2 था वहां पर 3 आ जाएगा। सेम पैटर्न एकदम, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। इसलिए एक क्वेश्चन पे इतनी बढ़िया पकड़ बना लो कि उसकी जगह कोई भी संख्या आ जाए, कड़ी में 3, कड़ी में 5 या कड़ी में 6, कड़ी में 7, तो आप सेम पैटर्न को फॉलो करके हर सवाल को लगा सके, ठीक है ना। देखिए पहले इसको मैं एक और बता दे रहा हूं, उसके बाद आप स्वयं कर लेंगे जो अगला उदाहरण आएगा। जैसे इसको लगाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, कड़ी में 3 को मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। सेम वही पैटर्न है। मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं यहां पर।
हल निकालते हम लोग हैं। माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। चलिए ये मैंने कह दिया कि भाई कड़ी में 3 आपकी एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि कड़ी में 3 जैसे ही मैंने परिमेय संख्या माना, तो परिमेय संख्या मतलब जो अंश बटा हर के रूप में होती है, तब ये हमारे पास आएगा क्या, इसलिए लिखेंगे, इसलिए कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा P बटा Q। जहां पर आप ये जानते हैं मेरे भाई कि क्या जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया तो सारा खेल ही चौपट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि आप जब भी किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो उसका मान सीधे इनफाइनाइट आता है, जो परिभाषित ही नहीं है। इसलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमने ये भी कहा था क्या कि P और Q कौन सी संख्या मेरे भाई है, P और Q सहअभाज्य संख्या जिनमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो या जिनका HCF केवल 1 हो। लिखते हैं सहअभाज्य संख्याएं हैं। चलिए ये मैंने लिख दिया, सहअभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन है, P और Q। तो इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद हम इस Q का अतिरिक्त गुणा करेंगे इसमें, तब हमारे पास आएगा क्या, इट इंप्लाइज दैट P बराबर में आएगा कड़ी में 3 इंटू Q। वर्ग करते हैं कड़ी खत्म करने के लिए, लेकिन यहां पर क्या, वर्ग करने पर, और वर्ग करेंगे मेरे भाई तो वर्ग करने पर क्या हमको मिलने वाला है, ये आएगा P का स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। यहां से सॉल्व भी करेंगे तो P स्क्वायर जो 3 होगा वो बटे में जाएगा, तो P स्क्वायर बटे में 3 बराबर हो जाएगा Q का स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए देखिए, फिर से वही खेल एकदम स्टार्ट करना है। जब ये 3 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 P को भी विभाजित करेगा। लिखते हैं यहां पर है क्या, चूंकि 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। विभाजित करता है, चलिए विभाजित करता है, इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा, इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। ये हमने पूरा लिख दिया, ठीक है ना। अब जब ये 3 P को विभाजित करेगा तो मैं मान लूं भैया कि P से 3 से P में भाग करने पर, 3 से P में भाग करने पर वो आपका K1 कुछ आ रहा है, या K1 मान लीजिए आता है, इसको मैंने मान लिया। P में 3 से विभाजित करने पर या भाग देने पर क्या बच रहा है, हमारा K1 बच रहा है। ये K1 कोई पूर्णांक है, जैसे लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि K1 आपका कोई पूर्णांक है, ऐसे ले लिया जाए, कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए अब इस 3 का जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, देखिए ध्यान जरा, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए तो हमारे पास ये आएगा, इट इंप्लाइज करके कि P बराबर में आएगा 3K1 आ जाएगा, और इसको मेरे भाई हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। इतना काम लोग कर लेते हैं। अब इस समीकरण 2 से जो P का मान हमको मिला उसको हम समीकरण 1 में रखते थे, तो रखेंगे, लिखेंगे यहां पर क्या, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए P स्क्वायर है, P का मान रखेंगे 3K तो आएगा, इसलिए 3K1 का स्क्वायर बटे में 3 बराबर हो गया Q का स्क्वायर। स्क्वायर तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9K1 का स्क्वायर बटे में 3 बराबर हो जाएगा Q का स्क्वायर। काट देंगे इसको, और जब काटेंगे, देखिए काटेंगे तो क्या आने वाला है, 3 से कट जाएगा ये, तो हमारे पास आएगा 3K1 का स्क्वायर बराबर Q का स्क्वायर। 3 जा सकता है आपका Q स्क्वायर के बटे में, तो हमारे पास आएगा
K1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q का स्क्वायर बटे में 3। ठीक है ना, ये मिल गया हमको। अब जरा देखिए ध्यान से, इसको मैं घेर देता हूं और घेरने के बाद मैं नाम देता हूं इसका समीकरण नंबर 3। देखिए ध्यान से, समीकरण 1 2 3 जो हमारे काम की आने वाली चीजें उसको भी ध्यान रखेंगे। यहां से हम देख रहे हैं क्या कि जो क्यू स्क्वायर है इसको 3 विभाजित कर रहा है, मतलब 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर से वही काम लिखेंगे यहां पर क्या, चूंकि थोड़ा लिखना तो पड़ेगा क्योंकि बिना लिखे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि 3 क्यू स्क्वायर को ऐसे थोड़ा काम लिखिएगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। आज जब क्यू स्क्वायर विभाजित करेगा भाई तो क्यू को भी विभाजित करेगा, इसलिए 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। चलिए ये हमने लिख दिया, ठीक है मेरे भाई, करेगा। तो कहने का मतलब ये कि जो 3 है ये क्यू को भी काटेगा। तो ये मान लिया जाए, फिर से देखिए ध्यान से, इसको ऐसे थोड़ा सा मैं घेर दे रहा हूं यहां पर। ये कह लिया जाए कि जैसे ही हमने क्यू में 3 से विभाजित किया तो मान लिया मैंने कि वो K2 आ रहा है, काटने पर वो K2 बच रहा है। चलिए ये भी मैंने मान लिया। इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, Q बराबर हो जाएगा 3K2 हो जाएगा, और इसको हम लोग समीकरण नंबर नाम देते हैं 4। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, P का मान 3K1, Q का मान 3K2, इसका मतलब P और Q में 3 गुणनखंड उभयनिष्ठ है। एकदम पूरा क्लियर स्पष्ट हो रहा है। तो लिख लिया जाए इसके मेरे भाई, लिखेंगे समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से 2 और 4 से 2 और 4 से 3 किसका किसका, P और Q, P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है ना, ये काम है, ध्यान रखना, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जब ये बताइए कि P और Q दोनों सअभाज्य संख्याएं थी, सअभाज्य मतलब P और Q में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन हमने हल किया तो P और Q में 3 उभयनिष्ठ हो गया। इसका मतलब ये कि ये एक विरोधाभास को प्रकट कर रहा है। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि जो एक विरोधाभास को प्रकट करता है, विरोधाभास को प्रकट करता है, इतना लिख दिया मैंने। अतः हमारा माना हुआ गलत है, मतलब जो हम लोग मान के चले तो गलत हो गया मेरे भाई। अतः हमारा माना हुआ गलत है, हमारा माना हुआ क्या है, गलत है। इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन यहां पर अतः फिर से वही काम, अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही हमें लिखना है, ठीक ना, अपरिमेय संख्या है। चलिए इतना हमने लिख दिया, ठीक मेरे भाई। तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, एकदम बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से। इतना अगर लिख देंगे तो एक भी नंबर आपके पेपर में कटने वाला है ही नहीं, क्योंकि जितना सिस्टमेटिक आपको मैंने बताया है उतना ही करना है आपको, ठीक मेरे भाई। तो उदाहरण नंबर 9 तो पूरा कंप्लीट हो गया। इसी के बाद हम लोग देख लेते हैं उदाहरण नंबर 10 वाला भी। उदाहरण नंबर 10 कहता क्या है, ठीक है, देखिए जरा इसको। तो प्यारे साथियों, हमने अभी बड़े बेहतरीन से और आराम तरीके से उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट किया। अब हमारे सामने उदाहरण नंबर 10 है, और उदाहरण नंबर 10 आपका ये मिक्सर वाला सवाल है, मिक्स मतलब मिश्रण वाला सवाल है। तो कैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, देखिए जो सिंगल वाले सवाल थे, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, ये सिंगल सवाल ये थोड़ा टफ होते हैं, लिखने में इसको समय लगेगा। लेकिन अगर मिश्रण के सवाल आ जाते हैं, जैसे 5 माइनस कड़ी में 3, ये मिश्रण वाला सवाल है, तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा इजी तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उनकी अपेक्षा थोड़ा सा आसान है, इसमें लिखना कम पड़ेगा। कैसे लिखना कम पड़ेगा,
जो आपके कड़ी वाले हैं इनको अलग करना है, बाकी सबको अलग करना है। मतलब ये कि कड़ी वाले को बराबर के एक तरफ रखो और बिना कड़ी वाले को बराबर के एक तरफ रखो। इतना करने के बाद आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन शुरुआत हमें वैसे ही करनी है जैसे करते आ रहे थे अब तक, ठीक है ना। देखिए शुरुआत करते हैं यहां से कि ये हमें दिखाना है कि दर्शाइए कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको परिमेय संख्या ही मान के चलेंगे मेरे भाई। तो मान ये लिया जाए कि माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये मैंने मान लिया, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि जब परिमेय संख्या में इसको मान लिया तो इसको हम लोग p बटा q के रूप में या अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे। तो आएगा इसलिए लिखेंगे यहां पर इसलिए करके, इसलिए हो जाएगा क्या कि 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा p बटा q। जहां पर ये जानते हैं कि जो q होगा वो शून्य के बराबर ना हो और साथ ही साथ जो p और q होगा ये सअभाज्य संख्याएं हैं। सबको मैं बता दिया हूं क्योंकि इसके जस्ट यही सवाल संख्याएं बताई गई थी, संख्याएं हैं। चलिए भाई इतना हमने देख लिया कि सअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये देखिए ध्यान से, मैंने ये कहा कि इसमें जो कड़ी वाले हैं इसको एक तरफ रखो, ये कड़ी वाले को एक तरफ हमें रखना है, इसको हमें बढ़िया से बराबर के एक तरफ रखना है और बिना कड़ी वाले को बराबर के दूसरी तरफ रखना है। ऐसा हमें कुछ करना है। तो अगर मैं जो है इस माइनस को इधर भेजूंगा, ये वाला माइनस इधर जाएगा तो प्लस में और ये पूरा जाएगा इधर तो हो जाएगा माइनस में, ऐसा कुछ हमारे पास बनेगा। तो देखिए ध्यान से क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास कितना मेरे भाई, ये आएगा 5 माइनस ये जाएगा यूं इधर तो आएगा p बटा q बराबर कड़ी में 3 हो जाएगा, ये आएगा इधर। मैंने कहा क्या कहा कि जो कड़ी वाले हैं उसको बराबर के एक तरफ रखो और बिना कड़ी वाले बराबर को एक तरफ रखो, दोनों को अलग कर दो। यही काम हमें करना है जब मिक्सर वाले सवाल आ जाए तो, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर दे रहा हूं। सीधा मतलब ये कि कड़ी में 3 को पहले लिख दे रहा हूं बराबर, इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 5q माइनस p बटे में हो जाएगा, ये p है आपका, बटे में q बनेगा। देखिए इतना तो हमको मिल गया। अब एक बात देखा कि ध्यान से बच्चे कि कड़ी में 3 हम लोग ये जानते हैं कि भाई कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, हमने अभी इसके पिछले सवाल में लगाया था। कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 6, ये सारी की सारी जो संख्याएं ये अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन यहां पर p बटा q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मतलब ये परिमेय संख्या है। इधर अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या। और जब परिमेय संख्या इधर है और इधर अपरिमेय संख्या है तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। तो इसलिए इसको लिख देंगे ऐसे, क्या पहले लिखेंगे चूंकि लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा, चूंकि कि 5q माइनस p बटे में q एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिखा जाएगा, एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है ना मेरे भाई, एक परिमेय संख्या है। चलिए ये तो हमने जान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, हमने अभी हल किया था। इसलिए मैंने बोला ना कि जितने भी कड़ी वाले इसको बराबर के एक तरफ रखो, बाकी वाले को बराबर के एक तरफ रखो। तो एक तरफ करने के बाद दोनों अलग अलग हो गए, जिसमें से ये चीज आपकी परिमेय संख्या है लेकिन ये कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि परंतु ऐसे, परंतु कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये हमने लिख दिया, एक अपरिमेय संख्या है। अब एक बात बताइए जरा कि जब इधर वाला ये परिमेय है, इधर वाला अपरिमेय है, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं मेरे भाई, नहीं हो सकते। ये एक विरोधाभास को प्रकट कर रहा है ना। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि जो एक विरोधाभास को प्रकट करता है, लिखेंगे यहां पर जो ऐसे लिख दे रहा हूं यहां पर कि जो एक विरोधा है ना, जो एक विरोधाभास
विरोधाभास को प्रकट करता है या दर्शाता है, प्रकट करता है। और जब ये विरोधाभास को प्रकट कर रहा है तो हमारा माना वो गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर क्या कि अतः हमारा माना हुआ, अतः हमारा माना हुआ, अतः हमारा माना हुआ गलत है, अतः हमारा माना हुआ मेरे बच्चे गलत है। और जब गलत है तो ये चीज आपकी परमेय नहीं बल्कि अपरमेय हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर अतः करके, अतः 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए ये हमने दर्शा दिया। तो इतना हिसाब किताब हमारे पास था, इसलिए मैंने कहा ना कि जो मिक्सर वाले सवाल हैं जैसे ये था, वो सिंगल वाले सवाल से काफी थोड़ा इजी रहेगा, लिखने में बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। तो इतना काम खत्म। अब इसी के बाद हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर। देखिए एग्जाम्पल नंबर हमारा 11 कहता क्या है। ठीक है मेरे भाई, देखिए जरा। तो प्यारे भाइयों, अभी हमने उदाहरण नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया और उदाहरण नंबर 10 आपके मिश्रण वाले सवाल थे। उदाहरण नंबर 11 भी मैंने लिख दिया यहाँ पर है, और उदाहरण नंबर 11 भी आपके मिश्रण वाले ही सवाल लिए हैं। तो मैंने कहा था मिश्रण सवाल जितने भी आएंगे वो सब के सब बहुत ही इजी रहेंगे, ठीक है ना। जो सिंगल वाले सवाल थे जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 4 की बात नहीं करता मैं, क्योंकि कड़ी के 4 का वर्गमूल होता है, कड़ी का 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, ये सब बातें हैं। तो वो सिंगल वाले सवाल है, उसको थोड़ा हल करना लेंथी बनेगा या ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन जब भी आपके मिश्रण वाले सवाल आ जाते हैं तो इसको लिखने का तरीका मैंने बता दिया था, बस थोड़ा सा आपको शुरुआत में हल करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी जैसे स्टार्ट करते हैं सेम स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 11 कैसे हल होगा। ये कह रहा है क्या कि दर्शाइए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही काम करना हमको है। देखिए पहले तो मान लिया जाए कि माना 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। सारा हिसाब किताब एकदम पहले जैसा है, एक परिमेय संख्या है। चलिए ये मैंने कह दिया भाई। अब उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं कि जैसे मैंने इसको 3 कड़ी में 2 परिमेय संख्या नाम दिया, तो परिमेय संख्या का दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो p बटा q के रूप में हो या अंश बटा हर के रूप का हो। तो हमारे पास ही आ जाएगा क्या, इसलिए आएगा 3 कड़ी में 2 बराबर जाएगा p बटा q। जहां पर आप ये जानते हैं क्या कि जो q है, ये q जो है शून्य के बराबर न हो, साथ ही साथ जो p एंड q है, p एंड q ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में लिखते आ रहा था और अभी भी लिखते चल रहे हम लोग, ठीक ना। सहअभाज्य संख्याएं हैं। चलिए भाई सहअभाज्य संख्याएं हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, मैंने ये कहा था कि जब मिश्रण वाले सवाल आए तो कड़ी वाले को एक तरफ करो, बिना कड़ी वाले को एक तरफ करो, ये काम करना हमको है। तो इसमें कड़ी वाला 2 है तो 3 आपका इसके बटे में जा सकता है, अलग हो जाएगा आपका। अलग जैसे ही होगा तो हमारे पास क्या आएगा मेरे भाई, ये आएगा क्या कि कड़ी में 2 बराबर जाएगा p बटा 2q बनेगा, ऐसे कुछ। और जब p बटा 2q बनेगा तो देख रहे हैं कि अंश बटा हर के रूप का है, तो ये परमेय संख्या, जबकि हमने जानते अपरमेय संख्या है। तो परमेय संख्या कैसे अपरमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसको लिखेंगे ऐसे क्या, चूंकि ऐसे लिखेंगे यहां पर क्या कि p बटा 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है, परंतु लिखेंगे यहां पर परंतु कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम उल्टा चल हम लोग हैं, कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। चलिए ये हो गया हमारे पास अपरिमेय संख्या है। आज जब ये अपरिमेय संख्या है और ये जो है परिमेय संख्या है तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, यहां बराबर है, ये गलत है, मतलब विरोधाभास को दर्शा रहा है। तो लिखेंगे यहां पर जो एक विरोधाभास को
जो एक विरोधाभास को प्रकट करता है या दर्शाता है, लिख सकते हैं आप लोग, कुछ भी प्रकट करता है। चलिए इतना हो गया। अतः हमारा माना हुआ गलत है, इससे एकदम वही स्टेटमेंट है। अतः हमारा माना हुआ गलत है, हमारा माना हुआ गलत है। अतः फिर एक लाइन और लिख लो मेरे भाई, क्या लिख लो कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना है आपको पूरा सिस्टमैटिक वे में, तभी नंबर मिलेंगे, बस और कुछ करना ही नहीं है। मिक्सर वाले सवाल या मिश्रण वाले सवाल बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा आपको जो सिंगल वाले सवाल थे, सिंगल मतलब जैसे कड़ी में 2 अकेला अगर आ गया तो वो ले ली जाएगा, बाकी सब तो इजी है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब देखिए मैं इसी के बाद प्रश्नावली पे आता हूं और प्रश्नावली पे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहता क्या है। प्रश्नावली हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए तो प्यारे भाइयों, हमने सभी उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो है प्रश्नावली 1.3 के ऊपर बात करने वाले हैं। और प्रश्नावली 1.3 का मैंने पहला प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है। ये पहला प्रश्न एकदम सेम उदाहरण नंबर 9 और 10 की तरह बिल्कुल है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 9 और प्रमेय 1.4 अगर समझ में आ गया तो ये प्रश्न पहला कर लेंगे आप लोग। इसलिए मैंने यहां पर इसके नीचे सॉल्यूशन नहीं लिखा, बल्कि प्रश्न नंबर 2 लिख दिया है, क्योंकि ये मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। आप ये जानते हैं भाई कि हम लोगों ने कड़ी में 2 को, कड़ी में 3 को, ये सब सिद्ध किया था। इस सवाल जहां पर कड़ी में 2 रहेगा वहां पर 5 कर देना, सीधी सीधी बात है। सेम पैटर्न वही रहेगा। इसलिए मैं इस पहले वाले सवाल को या पहले प्रश्न को होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं। आप लोग इसका होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं इसके आगे क्या ही बात करूं, सब एकदम सेम पैटर्न लगने वाला है हर सवाल में, ठीक है ना। तो इसलिए पहला सवाल आपके नाम, मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। तो देखो मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन हम लोग जो है ये देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इजी है, क्योंकि ये मिक्सर वाले सवाल है, मिश्रण है। कड़ी में 5 को हमें अलग हल करना पड़ेगा, तभी हम लोग हल कर पाएंगे। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही सवाल एकदम है, फिर से आ गया, मिश्रण वाला है। तो मान के चलते हैं इसको कि परिमेय है। देखो जरा ध्यान से, माना जाए कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, मेरे ख्याल से अब तक जो बच्चे सिस्टमेटिक पढ़ रहे होंगे उनको तो याद भी हो गया करना क्या है शुरुआत में, है ना। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी आप लोगों के लिए। चलो मैंने ये मान लिया भाई कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद जब भी परिमेय संख्या मैंने माना तो इसको P/Q के रूप में लिख दो या अंश बटा हर के रूप में लिख दो। तो ये हमारे पास आएगा, इसलिए 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर जाएगा P/Q। इतना ही मिलने वाला है। जहां पर एकदम सब कुछ वही बातें हमें करनी है बार बार, जहां पर Q जो है 0 के बराबर ना हो। साथ ही साथ ये भी कह दिया जाए कि P and Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या या सहअभाज्य संख्याएं हैं। इतना हमने ले लिया, सहअभाज्य संख्याएं। चलो भाई इतना हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इस कड़ी में 5 को अलग करना है मेरे भाई। अलग कैसे होगा, हम क्या करेंगे कि इस 3 को भेजेंगे इधर, तो प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो बचेगा हमारे पास कितना, देखिए ध्यान से रहा, ये आएगा 2 कड़ी में 5 बराबर जाएगा P/Q, माइनस में हो गया 3, ठीक है ना। इस 3 का Q को गुणा करेंगे इसमें, तो हमारे पास फिर आएगा, इट इंप्लाइज दैट 2 कड़ी में 5 बराबर आएगा P माइनस में 3Q और बट्टा हो जाएगा Q। कड़ी में 5 वाला करेंगे तो जो 2 जाएगा बटे में, ये 2 जाएगा आपका बटे में, तो आएगा कितना, ये आएगा कड़ी में 5
बराबर हो जाएगा p-3q बटा हो जाएगा 2 कड़ी में q। एकदम सिंपल है, वही चीज है। अब देखिए फिर वही काम क्या कि ये अंश बटा हर के रूप का ही है। ये एक प्रकार की परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमने सिद्ध कर देख लिया है। तो ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, विरोधाभास है ये। तो लिखेंगे कैसे इसको, देखिए ध्यान जरा। लिखेंगे क्या कि चूंकि ऐसे सिस्टमेटिक कि p-3q बटा हो जाएगा 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या या परिमेय संख्या है, लिख देंगे पूरा बढ़िया से, परिमेय संख्या है। परंतु जो हमारे पास है, अब क्या ही लिखूं मैं, परंतु कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट याद भी हो गया बच्चों को, होगा कि लिखना क्या हमको है ना। चलिए ये हो गया, जो एक विरोधाभास को दर्शाता है, विरोधाभास को प्रकट करता है, बस लिखना है, प्रकट करता है। चलिए ये हो गया। अतः हमारा माना हुआ गलत है, हमारा माना हुआ गलत है, ठीक है ना, हमारा माना हुआ गलत है। अतः क्या 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना ही तो लिखना है, अपरिमेय संख्या। चलिए इतना हमने लिख दिया, पूरा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके आगे कुछ भी नहीं करना है आपको, है क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और उस प्रश्न इस प्रश्नावली 1.3 का एकदम अंतिम सवाल रहेगा, तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद प्रश्नावली खत्म, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से। तो प्यारे साथियों, हमने 2 कंप्लीट करने के बाद अब आप पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 1 पॉइंट्स केवल बताऊंगा, दूसरा और तीसरा आप कर लेंगे। पहला पॉइंट मैं बताने वाला, क्योंकि बटे में दे दिया कड़ी वाला, ये कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, एकदम सेम काम करना है। आप सब में कड़ी वाले को अलग करो और बिना कड़ी वाले को अलग कर दो, एक तरफ करने के बाद आपको सिस्टमेटिक तरीके से लग जाएगा। इसमें भी वही काम करना है, बस थोड़ा बटे में दे रखा है। तो कह रहा है क्या, प्रश्न 3 की सिद्धि कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तीनों संख्याएं हमें अपरिमेय साबित करनी है। तो कैसे साबित करेंगे, इसका पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, दूसरा तीसरा आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देगा कि सर ये तीसरा सेकेंड वाला नहीं समझ आ रहा है, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं सवाल की। इसका पहला पॉइंट मैं हल करने जा रहा हूं, सॉल्यूशन फर्स्ट, पहला वाला। तो स्टार्टिंग हमें वही करनी है कि माना मेरे भाई क्या मान लिया जाए कि माना कि 1 बटा कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एकदम वही काम करना है, एक परिमेय संख्या है। चलिए अब जब मैंने मान लिया तो भाई इसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, तो आएगा 1 बटा कड़ी में 2 बराबर p/q, ये हो जाएगा। जहां पर मेरे बच्चों लिखेंगे यहां पर क्या कि जहां पर q, पहले तो q जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा, उसके बाद फिर p एंड q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं, एकदम सिस्टमेटिक वही तरीका अपना रहे हम लोग हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। चलिए ठीक है ना। अब देखिए ध्यान जरा यहां पर कि ये 1 बटा कड़ी में 2 है, अगर कड़ी में 2 ऊपर होता तो कुछ बात बन जाती, तो हम लोग क्या करें ना, इसको उल्टा कर दे, मतलब व्युत्क्रम कर दे। व्युत्क्रम करेंगे तो कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा, इधर का भी उल्टा हो जाएगा।
तो लिखेंगे यहां पर क्या कि व्युत्क्रम करने पर आपको हो जाएगा काम। लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, आप व्युत्क्रम करेंगे मेरे भाई तब क्या हो जाएगा, देखिए ये कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 आ जाएगा, ये ऊपर ही नीचे, फिर बराबर में q जाएगा ऊपर, बटे में आएगा p, ऐसा हो जाएगा। कड़ी में जो सॉरी बटे में जो 1 है इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 1 को हम हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात ये आएगा कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा q बटा p। अब एक बात समझो, ये p बटा q एक परिमेय संख्या के रूप में जब था, तो क्या q बटा p एक परिमेय संख्या नहीं होगी? जैसे समझो ना, अगर ये 5 बटा 3 एक परिमेय संख्या है, तो क्या 3 बटा 5 भी तो परिमेय संख्या होगी? उल्टा कर देने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, q बटा p भी एक परिमेय संख्या ही होगी। ये परिमेय संख्या है लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, तो एक विरोधाभास को दर्शाएगा ही। तो वही लिख रहा हूं मैं यहां पर क्या कि देखिए ध्यान से क्या लिखा जाएगा, चूंकि बस सिस्टमैटिक वे में आपको लिखना है, थोड़ा सा देखिए कि q बटा p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु ऐसे लिखेंगे परंतु कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए हो गया। आज जब कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, तो भाई जो एक विरोधाभास को दर्शाता है, विरोधाभास को प्रकट करता है, एकदम सेम बार बार वही चीज लिखना पड़ रहा है। अतः हमारा माना हुआ गलत है, अतः 1 बटा कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, और कुछ इसमें करना ही नहीं है। ठीक मेरे भाई, इतना काम कर लेना आपको है। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी ये दोनों आपके होमवर्क के लिए, ये वाला भी और ये वाला भी आपके होमवर्क के लिए दोनों दे रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत इजी भी वाला भी, मिक्सर वाले सवाल ये भी है। तो मेरे ख्याल से अब प्रश्नावली कंप्लीट यहीं पर होती है। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी इस वीडियो में पढ़ाया गया है हर एक चीज़ को बड़ा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा। होमवर्क में जितनी चीज़ दी गई उसको जरूर करिएगा। सभी साथियों से निवेदन भी है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रोथ कर सके, और अपने दोस्तों में और अपने सहपाठियों में, रिश्तेदारों में बताइए कि हाँ यहाँ पर भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूट्यूब पर मैथ के कॉन्सेप्ट को समझा करके पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, हम मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।